नमस्कार। वेलकम टू स्टॉक इन्फ्यूज। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग दो कंपनी के ऊपर डिस्कस करेंगे। सबसे पहली कंपनी है आरती इंडस्ट्रीज। अब दोस्तों, आरती इंडस्ट्रीज के जो भी इन्वेस्टर हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं, हताश हो चुके हैं, निराश हो चुके हैं, क्योंकि स्टॉक में कंटिन्यू गिरावट देखने को मिल रही है। स्टॉक अपने 52 वीक लो के आसपास काम कर रहा है और ये जो लो है कंटिन्यू नीचे की ओर बनता जा रहा है। ऐसे में जो इन्वेस्टर हैं उनको क्या करना चाहिए? देखिए दोस्तों, कंपनी फंडामेंटली अच्छी है, बहुत पुरानी कंपनी है। अगर लास्ट 5 ईयर के रिटर्न को देखेंगे अभी भी पॉजिटिव में देखने को मिलता है। ऊपर से 50% से भी ज्यादा स्टॉक गिर चुका है। अगर मैक्स के रिटर्न को देखेंगे तो चार्ट पैटर्न आपको काफी ज्यादा अच्छा देखने को मिलेगा। देखिए कंपनी का रिटर्न किस तरीका से देखने को मिल रहा है, बहुत अच्छा चार्ट पैटर्न देखने को मिलता है। अभी पूरे के पूरे केमिकल इंडस्ट्री में प्रॉब्लम चल रहा है, मार्जिन प्रेशर है, डिमांड में कमी देखने को मिल रही है और इसी वजह से आरती इंडस्ट्रीज भी परफॉर्म नहीं कर रहा है। हालांकि अगर अदर केमिकल कंपनी से कंपैरिजन करें तो आरती इंडस्ट्रीज का परफॉर्मेंस और ज्यादा बुरा देखने को मिलता है। ऐसे में सवाल आता है, क्या स्टॉक को हम होल्ड कर सकते हैं? देखिए दोस्तों, मैं अभी इस स्टॉक के फंडामेंटल्स वगैरह पर नहीं जा रहा, लेकिन डेफिनेटली आप स्टॉक को होल्ड कर सकते हैं। ऐसी कंपनी नहीं है जो कि लॉस में बेचकर निकल जाने वाली है, आप होल्ड कर सकते हैं। दोस्तों, अगर मार्केट में आपको रहना है तो आपको सहना सीखना पड़ेगा। जो मार्केट में सहेगा वही रहेगा और वही रिटर्न कमा पाएगा। अगर आप बहुत बड़े लॉस में हैं तो बेचने का अभी तो कोई भी मतलब नहीं बनता है, पूरी तरीका से स्टॉक टूट चुका है। अगर किसी को फ्रेश इन्वेस्टमेंट करना है तो देखिए दोस्तों, कंपनी अच्छी है लेकिन मुझे कुछ बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है कंपनी। इसका रीज़न है कंपनी का प्रॉफिट का ग्रोथ। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि कंपनी अच्छी नहीं है, कंपनी अच्छी है, लेकिन इससे बेटर कंपनी भी मार्केट में अवेलेबल है। अगर एग्जाम्पल के लिए बोलूं तो एसआरएफ है या फिर और भी बहुत सारी केमिकल कंपनी है जो इससे बेटर प्रॉफिट एंड सेल्स ग्रोथ शो करती है। इसलिए अगर मुझे इन्वेस्टमेंट करने के लिए पूछा जाए कि क्या आप आरती इंडस्ट्रीज में इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो मेरा जवाब होगा नहीं, मैं नहीं करूंगा। लेकिन अगर कोई करते भी हैं तो बुरी कंपनी नहीं है, कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड काफी अच्छा देखने को मिलता है। अगर शेयर होल्डिंग को देखेंगे तो देखिए प्रमोटर का होल्डिंग कम हो रहा है, एफआईआई का भी होल्डिंग पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में कम हुआ है, डीआईआई का होल्डिंग देखेंगे तो आपको बढ़ता हुआ नजर आएगा और पब्लिक के होल्डिंग को देखें तो पब्लिक का भी होल्डिंग थोड़ा सा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अब देखिए दोस्तों, बहुत सारी ऐसी कंपनी में आपको ऐसा डाउन ट्रेंड देखने को मिलेगा। एग्जाम्पल के लिए आप रिलैक्सो देख सकते हैं या और भी बहुत सारी कंपनी जो अच्छी कंपनी है, बिजनेस अच्छा है, फिर भी स्टॉक चल नहीं रहा है। लेकिन अगर आप पेशेंस के साथ होल्ड कर लेते हैं तो मुझे आशा है कि आपका लॉस रिकवर कर जाएगा। नेक्स्ट कंपनी को डिस्कस करते हैं, फाइन ऑर्गेनिक। अब दोस्तों, बहुत सारे लोग जब भी केमिकल इंडस्ट्री की बात होती है तो कंफ्यूज हो जाते हैं हमें कौन सी केमिकल कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना है। जैसे इससे पहले हमने आरती इंडस्ट्रीज को डिस्कस किया और मार्केट में बहुत सारी केमिकल कंपनी आपको देखने को मिलेगी, लेकिन अगर फाइन ऑर्गेनिक को देखें तो इसका बिजनेस आपको थोड़ा सा यूनिक देखने को मिलता है, क्योंकि ये कंपनी जो केमिकल को मैन्युफैक्चरिंग करती है वो केमिकल एसेंशियल सेक्टर में इस्तेमाल होता है। अब दोस्तों, एसेंशियल सेक्टर हमेशा सदाबहार सेक्टर होता है, जैसे कि एफएमसीजी सेक्टर हो गया। इन सारे सेक्टर में मंदी बहुत कम आती है, डिमांड हमेशा बना रहता है, कभी थोड़ा सा कम भी हो जाता है, लेकिन इन जनरल अच्छा डिमांड देखने को मिलता है। अगर कंपनी के फंडामेंटल्स को देखने जाएं तो कंपनी का फंडामेंटल्स आपको बहुत ही कमाल का देखने को मिलेगा। 13,800 करोड़ का मार्केट कैप है, प्राइस टू अर्निंग रेशियो 25 का है। अब दोस्तों, बहुत सारे लोग पूछेंगे क्या ये प्राइस टू अर्निंग रेशियो जस्टिफाइड है? अगर मुझसे पूछा जाए दोस्तों, मेरी जितनी समझ है बिजनेस की, 25 का प्राइस टू अर्निंग रेशियो इस कंपनी के लिए बिल्कुल जस्टिफाइड है। आगे बताऊंगा क्यों। अगर कंपनी के आरओसी को देखें तो बहुत ही कमाल का है, रिटर्न ऑन इक्विटी भी कमाल का है, फेस वैल्यू 5 रुपीज का है, डेट टू इक्विटी अगर देखें तो ऑलमोस्ट 0.02 का देखने को मिलता है। कंपनी कैश रिच है,
कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री देखने को मिलती है। तो फ्यूचर में अगर कंपनी को कैपेक्स करना पड़े, नया मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाना पड़े, तो कंपनी को कर्ज लेने की जरूरत नहीं है। कंपनी अपने कैश रिजर्व का इस्तेमाल कर अपने आप को एक्सपेंड कर सकती है, जो कि काफी ज्यादा अच्छी बात है। अब दोस्तों, कंपनी की लिस्टिंग जब से हुई है, अगर आप मीडियन प्राइस टू अर्निंग रेशियो को देखेंगे तो 41 का देखने को मिलता है। करेंटली कितने पर है? 25 पर। अगर कंपनी के बिजनेस को देखने जाएंगे तो बिजनेस में कुछ इंपॉर्टेंट चीज है जो गौर करने वाली बात है। अगर कंपनी को देखें तो दुनिया की 6th लार्जेस्ट कंपनी है जो ओलियो केमिकल का मैन्युफैक्चरिंग करती है। और ओलियो केमिकल का इस्तेमाल कहाँ होता है? पेंट इंडस्ट्री में इस्तेमाल होता है, एफएमसीजी प्रोडक्ट्स बनाने में इस्तेमाल होता है, और बहुत सारी इंडस्ट्री है जहां ओलियो केमिकल का इस्तेमाल होता है। और दोस्तों, यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूंगा, ये कंपनी ग्रीन केमिस्ट्री से बिलोंग करती है। ग्रीन केमिस्ट्री का मतलब होता है जहां पॉल्यूशन कम होता है, पॉल्यूशन का डिस्चार्ज कम होता है। तो ये कंपनी ग्रीन केमिस्ट्री से बिलोंग करती है, और जो फ्यूचर है केमिस्ट्री का, वो ग्रीन केमिस्ट्री का ही फ्यूचर देखने को मिलेगा। अब दोस्तों, थोड़ा सा पहले देखने जाएंगे तो पहले सिंथेटिक केमिकल का ज्यादा इस्तेमाल होता था, जो कि इंडस्ट्री में शिफ्ट हो रहा है, और अभी के समय ज्यादा से ज्यादा ओलियो केमिकल का इस्तेमाल हो रहा है। और जैसा कि मैंने बोला, इंडिया में फाइन ऑर्गेनिक ओलियो केमिकल में मार्केट की लीडर कंपनी है। और सिर्फ ओलियो केमिकल नहीं, उसके बहुत सारे डेरिवेटिव्स जो नीश सेगमेंट में आते हैं, उसका मैन्युफैक्चरिंग ये कंपनी करती है। कंपनी का डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क अच्छा है, यूएसए में है, यूरोप में है, और ज्योग्राफी वाइज स्प्लिट को देखने जाएं 45% रेवेन्यू इंडिया से आता है। और मुझे लगता है कि इंडिया से जो रेवेन्यू का सेगमेंट है, ये फ्यूचर में बढ़ने ही वाला है, क्योंकि जिस तरीका से इंडिया का इकोनॉमी ग्रो कर रहा है, इससे पहले भी मैंने एक वीडियो में बोला था, अभी इंडिया का जो पर कैपिटा इनकम है $2500 का है। और जैसे ही ये $4000 तक पहुंचेगा, इंडिया में कंजम्पशन सेक्टर में बहुत तेजी से डिमांड देखने को मिलेगा। तो आने वाले समय में ओलियो केमिकल का डिमांड कंटिन्यू बना रहने वाला है। साथ में कंपनी कैपेक्स भी कर रही है, और कंपनी का जो कस्टमर बेस है, ये काफी वेल डाइवर्सिफाइड है। अब दोस्तों, मैंने बहुत सारी केमिकल कंपनी में डिस्कस किया है, जब क्लाइंट कंसंट्रेशन देखने को मिलता है। क्लाइंट कंसंट्रेशन का मतलब एक दो या कुछ क्लाइंट से बहुत ज्यादा रेवेन्यू आता है, तो ऐसे में रिस्क हो जाता है। अगर कोई बड़ा कस्टमर कंपनी को छोड़कर जाता है, तो कंपनी को भारी नुकसान हो सकता है, उसके ग्रोथ में काफी ज्यादा कमी आ सकती है। लेकिन फाइन ऑर्गेनिक के केस में देखें तो किसी भी कस्टमर से कंपनी को 5% से ज्यादा रेवेन्यू नहीं आता है। तो कंपनी का जो क्लाइंट बेस है, वो बहुत ही ज्यादा वेल डाइवर्सिफाइड है, जो कि इस कंपनी के लिए एक प्लस पॉइंट बना देता है। अगर कस्टमर में देखें तो आपको बड़े बड़े कस्टमर देखने को मिलेंगे, कोको कोला, ब्रिटानिया, एशियन पेंट, पार्ले, पीडीलाइट, बर्जर पेंट्स, ऐसी बड़ी बड़ी कंपनी इस कंपनी के क्लाइंट लिस्ट में देखने को मिलती है। अब दोस्तों, यहीं पर आपको एक और पॉइंट बताना चाहूंगा। मान लीजिए, जो भी कंपनी इस कंपनी के साथ बिजनेस करती है, वो आसानी से फाइन ऑर्गेनिक को नहीं छोड़ती है, खास करके एफएमसीजी सेगमेंट में। अब दोस्तों, इसका कारण है, मान लीजिए कोई एफएमसीजी कंपनी एक बहुत ही यूनिक प्रोडक्ट बनाती है। अब जब वो कंपनी फाइन ऑर्गेनिक के साथ बिजनेस डीलिंग करती है ओलियो केमिकल एक्वायर करने के लिए, तो उस कंपनी को अपना फॉर्मूला शेयर करना पड़ता है फाइन ऑर्गेनिक के साथ, क्योंकि फाइन ऑर्गेनिक एक कस्टमराइज्ड ओलियो केमिकल उस कंपनी के लिए बना कर देती है, उस कंपनी के प्रोडक्ट को और भी ज्यादा यूनिक बनाता है, स्पेशल बनाता है। इसलिए दोस्तों, जो भी इसकी एफएमसीजी क्लाइंट है, वो आसानी से फाइन ऑर्गेनिक को छोड़कर नहीं जाएगी। क्योंकि दोस्तों समझिए, जब कोई कंपनी अपना फॉर्मूला शेयर कर रही है केमिकल कंपनी के साथ, और वो जल्दी जल्दी अगर अपने केमिकल एक्वायर करने वाली कंपनी को चेंज करेगी, तो हर जगह उनको अपना फॉर्मूला शेयर करना पड़ेगा, जो किसी कंपनी के लिए कंफर्टेबल नहीं होता है। इसलिए इस कंपनी के जो क्लाइंट हैं, उसमें रिटेंशन रेट आपको बहुत ज्यादा अच्छा देखने को मिलता है, जो कि किसी बिजनेस में इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव पॉइंट है। अगर कंपनी के जून क्वार्टर के रिजल्ट को देखें, 547 करोड़ का सेल्स था। पिछले साल के इसी क्वार्टर में 748 करोड़ का सेल्स था,
और पिछले क्वार्टर में 597 करोड़ का सेल्स था। तो सेल्स ईयर ऑन ईयर बेसिस में गिर गया है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में भी गिर गया है। अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन को देखेंगे 29% का था, पिछले क्वार्टर में 34% का था, जो कि इस क्वार्टर में घटकर 26% पर आ गया है। और इसके बारे में भी बात करेंगे क्यों कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन गिरा है। एक तो सिंपल सा पॉइंट है कि अभी केमिकल इंडस्ट्री में डाउनफॉल चल रहा है, तो थोड़ी सी डिमांड में कमी देखने को मिल रही है, इसलिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन गिरा है। और एक बात है, इसी से रिलेटेड कंपनी को आशा था कि कंपनी ज्यादा सेल कर पाएगी और डिमांड में कमी की वजह से कंपनी का सेल उतना नहीं हो पाया और कंपनी का प्रोडक्ट जो उन्होंने ऑलरेडी मैन्युफैक्चर कर रखा था वो इन्वेंट्री में रखा रह गया। अब दोस्तों, जब भी इन्वेंट्री में ऐसा प्रोडक्ट पड़ा रहता है तो इससे कंपनी को लॉस होता है, क्योंकि इन्वेंट्री में अगर प्रोडक्ट पड़ा रहता है तो कंपनी को थोड़ा सा सस्ते भाव पर बेचना होता है और इसी वजह से अभी ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन गिरता हुआ नजर आ रहा है। और ऐसा आशा है कि आने वाले एक दो क्वार्टर में भी कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में आपको गिरावट देखने को मिल सकती है। अगर कंपनी के प्रॉफिट को देखें, 219 करोड़ का प्रॉफिट था पिछले साल के इसी क्वार्टर में, 201 करोड़ का प्रॉफिट पिछले क्वार्टर में था और इस क्वार्टर में घटकर 143 करोड़ का रह गया। अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस में देखें तो कंपनी का सेल्स बहुत तेजी से बढ़ रहा है। FY16 में 660 करोड़ का सेल्स था, जो कि 2800 करोड़ का हो चुका है। तो कमाल का सेल्स का ग्रोथ है। अगर प्रॉफिट को देखने जाएंगे तो देखिए 76 करोड़ का प्रॉफिट था, जो कि बढ़कर 558 करोड़ का हो गया है। तो प्रॉफिट में भी जबरदस्त ग्रोथ है, सेल्स में भी जबरदस्त ग्रोथ है। अगर प्रतिशत में देखें तो आप देखिए किस प्रकार कंपनी का सेल्स का ग्रोथ है, 30% से भी ज्यादा कंपनी का सेल्स का ग्रोथ है। प्रॉफिट का ग्रोथ आपको 40% से भी ज्यादा देखने को मिल रहा है। और दोस्तों, अगर किसी कंपनी का सेल्स का ग्रोथ 25-30% का होता है, प्रॉफिट का ग्रोथ 40% होता है, चलिए 40% ज्यादा है, 35% ही मान लेते हैं, तो आपका जो रिटर्न बनकर आएगा वो कम से कम 50% के CAGR से बनकर आएगा, या मान सकते हैं कि कम से कम 45-50% के CAGR से बनकर आएगा। तो कमाल का रिटर्न ये कंपनी बनाकर दे सकती है। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे, जबरदस्त नजर आएगा। 75% प्रमोटर के पास है, FII के पास 3.78% है। पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में FII ने सेलिंग किया है, FII कंटिन्यू सेल कर रही है। DII के होल्डिंग को देखें तो कंटिन्यू बढ़ता जा रहा है। और हमें किसको फॉलो करना है? हमें DII को फॉलो करना है, FII को हमें नहीं फॉलो करना है। पब्लिक के पास होल्डिंग को देखेंगे, 8.99% का होल्डिंग पब्लिक के पास देखने को मिलता है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न जबरदस्त देखने को मिलता है, किसी भी प्रकार की कमी इस कंपनी में देखने को नहीं मिलती है। मार्केट कैप कम है, वैल्यूएशन कंट्रोल में है, ROC अच्छा है। पैग रेशियो के हिसाब से देखने जाएंगे तो कमाल का आपको डिस्काउंट देखने को मिल रहा है, 0.55 के वैल्यूएशन पर अवेलेबल है। तो डेफिनेटली स्टॉक अंडर वैल्यूड माना जाएगा। लेकिन जैसा कि मैंने बोला, फ्यूचर में भी कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन एक दो क्वार्टर के लिए गिर सकता है और इसलिए मार्केट ने इस स्टॉक को अभी गिरा कर रखा है, क्योंकि मार्केट को पता है एक दो क्वार्टर में कंपनी का रिजल्ट इतना अच्छा नहीं आएगा। लेकिन ये शॉर्ट टर्म की कहानी है। अगर आप एक लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर हैं, आपका व्यू 3 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल का है, तो डेफिनेटली आपको ये कंपनी को कंसीडर करना चाहिए। केमिकल सेक्टर में ये कंपनी आपको काफी ज्यादा अच्छा रिटर्न प्रोवाइड कर सकती है। और रिटर्न क्यों प्रोवाइड कर सकती है, सारा फैक्टर्स मैंने आपको बता दिया। अब आपको बताता हूं कि इन्वेस्टमेंट कैसे करना है। देखिए दोस्तों, करेंट मार्केट प्राइस पर आप कुछ स्टॉक ले सकते हैं। 4500 रुपीज पर इसका पहला सपोर्ट है, छोटी क्वांटिटी में बाइंग कर सकते हैं। अगर स्टॉक में फर्दर गिरावट होती है, 4250 रुपए पर आता है, तो आप अपना नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट लगा सकते हैं। और मान लीजिए किसी वजह से स्टॉक 4000 रुपीज पर जाता है, तो आप अपना नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट लगा सकते हैं। और इस तरीका से इन्वेस्टमेंट करिएगा, आपका एवरेज बाइंग प्राइस बेटर हो जाएगा और जब स्टॉक में तेजी आएगी तो आपको बहुत बड़ा रिटर्न मिल सकता है।
अब दोस्तों अगर स्टॉक के ऑल टाइम हाई को देखने जाएंगे तो आप देखिए 7,500 रुपीज के आसपास इसका ऑल टाइम हाई देखने को मिलेगा। और जब ऑल टाइम हाई पर था स्टॉक, हमने एक बार भी इस स्टॉक को डिस्कस नहीं किया था। इसका रीजन वही है दोस्तों, जब स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई पर होता है तो स्टॉक में गिरावट की संभावना होती है। और ज्यादातर लोग क्या करते हैं, जब स्टॉक भाग रहा होता है, ऑल टाइम हाई के आसपास होता है, तो ज्यादातर लोग डिस्कस भी करते हैं यूट्यूब पर, और रिटेल इन्वेस्टर ऐसे समय में इन्वेस्टमेंट भी करते हैं। उनको लगता है कि स्टॉक अब रुकेगा ही नहीं, लगातार ऊपर की ओर जाता जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। कितनी भी अच्छी कंपनी हो, गिरावट में मौका मिलता है इन्वेस्टमेंट करने का, जो कि अभी मौका मिल रहा है। तो डेफिनेटली आपको इस कंपनी के बारे में स्टडी करना चाहिए और इन्वेस्टमेंट करने का कंसिडरेशन भी करना चाहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर दीजिएगा। रेगुलर अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और दोस्तों आपको एंड में रिमाइंड करा दूं, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट या फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं। वीडियो में बताई गई सारी बातें सिर्फ इंफॉर्मेशन और स्टडी पर्पस के लिए है। आपको कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना है, सेल्फ स्टडी के बेसिस पर लीजिए या किसी फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।